नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आज 11 सितंबर 2021 का दिन है। सुबह के बज रहे हैं 9 और आज से ठीक 20 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो बोइंग 767 ने यानी बोइंग 767 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर और साउथ टावर के अंदर घुस चुके थे। यानी 8:45 पर पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर घुसता है और ठीक 18 मिनट बाद यानी 9:03 पर, जिस वक्त आप इस वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बोइंग 767 का दूसरा विमान अंदर घुसता है और कोहराम मच जाता है। जब बोइंग 767 का विमान पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया जब 8:45 पर, तो जॉर्ज बुश को उनके बॉडीगार्ड ने इतला किया। उन्होंने बताया कि सर, एक्चुअली एक विमान है जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाके क्रैश हो गया है। तो उस वक्त जॉर्ज बुश और जो उनके आसपास खड़े थे, तो उन्हें लगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उस पर छोटी मोटी प्लेन क्रैश हो गई होगी और उन्हें लगा होगा शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, इस वजह से प्लेन क्रैश हुई होगी। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह आतंकवादी हमला है। ठीक 18 मिनट बाद यानी 8:45 के ठीक 18 मिनट बाद जब 9:03 होते हैं, उसके बाद दूसरा विमान जो पूरी दुनिया में सबने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे पर कि एक प्लेन सीधा बिल्डिंग के अंदर घुसता हुआ नजर आता है। इसके बाद अमेरिका को पता लग गया था कि उसके अंदर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। जॉर्ज बुश उस वक्त जब किसी स्कूल में मौजूद थे, उनके बॉडीगार्ड जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने आके बताया, सर, अमेरिका इज अंडर अटैक, यानी अमेरिका पे हमला हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जॉर्ज बुश की, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उनको बता दिया गया था कि अमेरिका पे आतंकवादी हमला हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ओसामा बिन लादेन और क्या कहें अलकायदा ने क्यों अटैक किया 9/11, और ये 9/11 चीज ओसामा बिन लादेन के जोड़ के क्यों देखी जाती है? वो क्या सोच थी जिसने ओसामा बिन लादेन को प्रेरित किया कि वो अमेरिका जैसे देश पे हमला कर सके? इसे समझने के लिए आपको समय में पीछे जाना पड़ेगा, यानी ओसामा बिन लादेन के जन्म से भी पीछे चलना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 1930 की। 1930 की बात यहाँ पे इसलिए अहम है क्योंकि मिडिल ईस्ट उस वक्त जो जितनी भी वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ये सब जो उभरते हुए देश थे, इनके अंदर बदलाव आ रहा था कि या तो मैं कहूँ से मॉडर्न इस्लामिक कंट्री बन रहे थे। इस वक्त 1930 का वक्त था। आपको मैं यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाता हूँ, अमेरिका की बात करते हैं। 1930 का ही साल है। उस वक्त था अमेरिका उस वक्त पश्चिम की तरफ देख रहा था। जितने भी छोटे मोटे आइलैंड्स थे जो आपके मैप में अभी दिखाई दे रहा होगा, इस सब पर एक कर कब्जा करता जा रहा था। लेकिन बहरहाल ये तो बात हुई 1930 की। लेकिन 1930 की बात यहाँ पे क्यों आती है, तो मैं आपको बता दूं, पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो पूरी दुनिया को एक चीज समझ आ चुकी थी कि अगर आपको जंग जीतना है तो उसके लिए आपको चाहिए तेल। और तेल कहाँ से आएगा वो सबको पता था। मिडिल ईस्ट जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके पास तेल का भंडार है। एक्चुअली ये हुआ था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो जितनी भी फाइटर प्लेन्स थे, बुलेट्स, टैंक, फाइटर प्लेन्स या जितने भी सैन्य विमान थे, सबके सब तेल पे चलते थे। जब जर्मनी के साथ लड़ाई हुई तो जर्मनी के पास तेल की कमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जंग हार चुका था। तो ये चीज़ को लेकर पूरी दुनिया ने एक चीज़ सीखी कि हमें तेल पर निर्भर रहना पड़ेगा। आने वाला वक्त जिसके पास तेल होगा वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। अमेरिका को लगता है कि हमें अब आगे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लोगों का जो भविष्य जो अब मझधार में फंसा हुआ है, उसे लेके कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो 1930 में 2 साल बाद एक 1932 में अमेरिका की कैलिफोर्निया की तेल की कंपनी थी। उसने सोचा क्यों ना हम जाके मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे तेल की खोज करें। तो ये वहाँ पे जो आपकी मैप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार अमेरिका की तेल की कंपनी इस जगह पे आती है और अपनी खोजबीन चालू करती है। वो सऊदी के प्रिंस से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमें आपके यहाँ तेल की खोज करनी है, हमें आपके रेगिस्तान में तेल की खोज करनी है, आप हमारी मदद कीजिए। तो वही उस वक्त जो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में विश्व युद्ध से बाहर आई थी पूरी दुनिया, तो सब में भुखमरी और सबके पास नौकरियां नहीं थी, तो लोग नौकरियों की तलाश में थे, लोगों के अच्छे भविष्य की तलाश थी। तो उस वक्त हुआ यूँ कि 1932 से लेके 4-5 साल गुजर चुके थे, तेल नहीं मिल रहा था सऊदी अरब में। और सऊदी के लोगों में भी गुस्सा था कि सऊदी जिस जगह पे ये तेल की खोजबीन कर रहे थे, आपको बता दूं, इस्लामिक कंट्रीज़ का होली लैंड माना जाता है, सबसे पवित्र स्थल माना जाता है सऊदी अरब का, क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना जैसे जगह हैं, वहाँ पे गैर इस्लामिक लोगों को आना अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिकन वहाँ पे जाके तेल की खोज कर रहे थे। इस पे कई सऊदी के लोग थे खासे नाराज चल रहे थे।
और खासकर अमेरिका भी उस वक्त नाराज चल रहा था, क्योंकि अगर मैंने किसी जगह पे 5 साल तक पैसे लगा रहा हूँ, वहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, तो अमेरिका के लोग भी खासे नाराज थे। लेकिन बहरहाल जब वक्त बदलता है, समय बदलता है, उसके बाद आता है 1938 का दौर। 1938 वही साल था जब पहली बार अमेरिका को तेल मिलता है, तेल के कई कुएं मिलते हैं। यहाँ से बदलती है अमेरिका और सऊदी अरब की किस्मत। यहाँ से लिखी जानी थी अब एक नए भविष्य की तारीख। 1938 में तेल मिलने के बाद पहली बार अमेरिका अपने कई वर्कर्स और कई लोगों को एक साथ, जिनके पास नौकरियां नहीं थी, पहले वो कमा नहीं रहे थे, भूखमरी का दौर था, सबको एक साथ नौकरियां मिलनी शुरू हो जाती है। अमेरिका पहली बार कई लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ तेल के उस कुएं पे सऊदी अरब के इस इलाके में पहुंचता है और वहाँ पे काम शुरू करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करता है। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध में भी यही चीज़ थी कि तेल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि नए नए तेल की कुएं मिले थे। उससे अमेरिका और ज़्यादा अमीर होता गया और अमेरिका से पैसा आता गया। सऊदीज तेल बेच रहे थे, अमेरिका को पैसे मिल रहा था, अमेरिका उसके बदले में पैसे और हथियार भी बेच रहा था सऊदी अरब को। इतना कुछ होने के बाद क्योंकि तेल की कंपनी, कैलिफोर्निया की तेल की कंपनी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उन्होंने सऊदी के प्रिंस से कहा क्यों ना हम एक मिलिट्री बेस यहाँ पे खोल लें, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत आ गए हैं, हमारे कई लोग अमेरिका के यहाँ पे बस चुके हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो उस वक्त का सिनेरियो ऐसा था कि अमेरिका का दूसरा घर सऊदी अरब का ये इलाका ही माना जाता था। मिडिल ईस्ट में पहली बार इतने अमेरिकन एक साथ देखे गए थे मतलब अभी भी देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस जगह पे अपनी एक मिलिट्री बेस खोलें और क्यों ना हम अपने लोगों के लिए यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम करें। तो तेल की जो कंपनी के जो मालिक थे, जो सऊदी अरब के जो देखभाल कर रहे थे, जो कैलिफोर्निया की तेल की कंपनी थी, वो जाते हैं प्रिंस के पास और कहते हैं कि क्या आप हमें आपकी ज़मीन पे अपनी अमेरिकन झंडा लगाना है, हमें मिलिट्री बेस खोलना है, हमें पहली यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, एयरफोर्स को लानी पड़ेगी, यूएस एयरफोर्स, जो हमारे लोगों की सुरक्षा कर सके। तो सऊदी अरब को लगता है कि पैसे कमाने तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से ये चीज़ कहाँ से आ गई कि आप कह रहे हो मिलिट्री बेस खोलने की चीज़ है, आप पहले कह रहे थे कि आपके लोग ही आएंगे, अब आपके मिलिट्री प्लेन आ रहे हैं, अब आप ये कह रहे हो कि हमारी ज़मीन पे आप अमेरिकन झंडा लगाओगे। तो बहुत सारी आनाकानी के बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप अमेरिका का झंडा हमारी ज़मीन पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपको ये परमिशन देते हैं कि आप अपना झंडा या अपने झंडे को आप किसी दीवार पे पेंट कर लीजिए। वहाँ पे आप ये रहेगा कि आप हमारी ज़मीन पे आपका झंडा भी नहीं रहेगा और आपकी भी बात रखी जाएगी, क्योंकि आपका जो झंडा है वहाँ पे कम से कम दीवार पे तो टंगा हुआ है, भले ही ज़मीन पे ना हो। और मिलिट्री बेस का परमिशन मिल जाती है। तो पहली बार मिलिट्री प्लेन उतरता है सऊदी अरब में, किसके लिए? कैलिफोर्निया की एक प्राइवेट तेल की कंपनी की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब मिलिट्री बेस आती है तो उसके साथ कई लोग आते हैं, वर्कर्स की पहले वर्कर्स जो काम कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा वर्कर्स आने लगे हैं। इन सब का जिम्मा मिलता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को। नाम था उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का मोहम्मद बिन लादेन। ये वही हैं जो कहते हैं उसामा बिन लादेन के पिता हैं, जिन पर जिम्मा था कि जितने भी अमेरिकन आएंगे, उनके जो तेल की कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए क्वार्टर बनाना, उनके लिए स्विमिंग पूल बनाना, उनके लिए मैदान बनाना, उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना, जितनी भी मिलिट्री के जो बेस जब तैयार होता है तो उनके लिए अंडरग्राउंड चीज़ें बनाना, उनके लिए मिलिट्री ये जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उनके लिए क्वार्टर्स बनाना, इन सब का जिम्मा मोहम्मद बिन लादेन पे था। तो मोहम्मद बिन लादेन पे अमेरिका की सरोकार रहती है, अमेरिका बहुत सारे पैसे देता है, मोहम्मद बिन लादेन अमीर बनते जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, मोहम्मद बिन लादेन की 52 बच्चे थे और 11 पत्नी, और उसामा बिन लादेन 50वां बच्चा, उनकी माँ जो मोहम्मद बिन लादेन के 10वीं पत्नी का 50वां बच्चा उसामा बिन लादेन था उस वक्त। इनका जन्म, ना मैं आपको बता दूं, उसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 में हुआ। उस वक्त ऐसे हालात थे कि मोहम्मद बिन लादेन की जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि अमेरिकन इतना ज़्यादा वहाँ पे अपने बेस पे खर्चा कर रहे थे, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं, जब अमेरिकी आर्मी आई, अमेरिकी एयरफोर्स आ चुकी थी, अमेरिका की तेल की कंपनी में जो अमेरिकन काम कर रहे थे, अमेरिकन एक चीज़ लेके आए जो सऊदीज़ को काफ़ी नाराज़ कर गई। अमेरिकन अपने साथ लेके आए शराब, वो लेके आए जो वो औरतें जो गाड़ियाँ चला सकती हैं, वो औरतें जो मूवी जा सकती हैं, ये सब सऊदी में हराम माना जाता है, ये उनके कानून के खिलाफ था। लेकिन वहाँ पे अमेरिकन को ये सब करने की इजाज़त थी। तो सऊदी के जो लोकल्स थे उनको लगा कि हमारी सरकार जो हमें मना करती है और जो विदेशी जो लोग आ रहे हैं उनको परमिशन मिला, एक के बाद एक परमिशन मिली जा रही है। तो लोग विरोध कर रहे थे अमेरिकन का कि, और खासकर आप याद रखिए सऊदी अरब वो इलाका है जहाँ पे मक्का और मदीना जैसे 2 पवित्र स्थल हैं। तो
खासकर सऊदी और जितने भी आसपास की मुस्लिम कंट्री से सब लोग उससे नाराज थे, सऊदी के प्रिंस से, कि क्यों इनको इतनी रियायत दी जा रही है। तो सऊदी के प्रिंस का हमेशा कहना रहता था कि देखिए हमें पैसा मिल रहा है, हमारे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है। लेकिन पीछे की बात ये थी कि सऊदीज़ को प्राइवेट जेट्स में घूमना पसंद था, सऊदीज़ को फ्रेंच के याट में घूमना पसंद था, बीचेस में बैठना पसंद था, क्योंकि पैसा इतना था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो खर्च कहाँ करें। देर रात पार्टीज करना सऊदीज़ की प्रिंस की आदत थी। बहरहाल ये तो थी उनकी सऊदीज़ की लाइफस्टाइल। अब मैं आपको थोड़े से यहाँ पे पीछे छोड़ के बताता हूँ कि दूसरे देशों में क्या हाल था उस वक्त। अब यहीं भी छोड़िए, सऊदी अरब में ओसामा बिन लादेन को हम रखते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये था कि सोवियत रूस था उस वक्त, जो रूस को उस वक्त सोवियत कहा जाता था, उनमें यह था कि अमेरिका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, तो उन्हें लगा कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो सोवियत अपनी कम्युनिस्ट थॉट लेके कई मिडिल ईस्ट, कई मुस्लिम कंट्रीज़ के पास गए। उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म आप अपनाइए, इससे ये आप में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अमेरिकन को लगता है कि कहीं सोवियत जीत ना जाएं, तो सबसे पहला काम करते हैं ईरान में, क्योंकि उनको लग रहा था कि ईरान रूस की ज़्यादा नज़दीक है। तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिलकर उस वक्त ईरान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट को ले आते हैं। अब ये समझिए, ये उस वक्त हो रहा था जिस वक्त सद्दाम का जन्म हो चुका था, सद्दाम ये सब चीज़ें देख रहा था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, इजराइल का जन्म भी उसी वक्त हुआ था। इजराइल जन्म के बाद उसके 6 डे वार के नाम से बहुत फेमस है। 1967 में लड़ाई लड़ी गई थी। आसपास की जितनी भी इजराइल की मुस्लिम कंट्रीज थी, सब ने इजराइल पे हमला किया, और इस 6 दिन की लड़ाई में इजराइल ने 6 के 6 देशों को हरा भी दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात जो आपको समझनी चाहिए, इजराइल ने ये सब किया कैसे? इजराइल की मदद की अमेरिका ने उनको पैसे दिए, अमेरिका ने उन्हें हथियार दिया। अब जब अमेरिका उन्हें पैसे दे रहा है, अमेरिका उन्हें हथियार दे रहा है, तो अमेरिका के अंदर खुद भी एक टेंशन वाली बात थी। अमेरिका को लगा कि ये चीज़ शायद गलत हो सकती है, ये शायद, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ इजराइल को पसंद नहीं करती हैं, तो क्या ये उनके खिलाफ जा सकता है कि नहीं जा सकता? अमेरिका के संसद में रोज़ डिबेट होती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने फैसला किया कि हम इजराइल को फाइटर प्लेन्स देंगे, हम इजराइल को पैसे देंगे, हम इजराइल की लड़ाई में उनकी मदद करेंगे, तो इससे ये हुआ कि जितने भी आसपास के देश थे, खासकर सऊदी अरब के, इराक हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सब के सब सऊदी को कहते थे कि अमेरिकन हमारी ज़मीन पे आके कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को मारने के लिए हथियार दे रहे हैं, हमारे लोगों को मारने के लिए पैसा मुहैया करवा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सऊदी के प्रिंस का हमेशा यही कहना था कि क्यों, पैसे तो आ ही रहे हैं, हम तेल बेच रहे थे, हमें पैसे से मतलब है, हमारे लोगों का उत्थान हो रहा है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि किस देश में क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की। उस वक्त उसकी उम्र रही होगी 10 से 12 साल। ओसामा बिन लादेन जब 11 से 12 साल की उम्र का था, तो ये सब चीज़ें देखता है कि उसकी फैमिली, जो उसके परिवार वाले हैं, वो अमेरिकन के लिए क्वार्टर्स बना रहे हैं, अमेरिकन के लिए स्विमिंग पूल बना रहे हैं। वही अमेरिकन जो इजराइल की मदद कर रहा है, जो उनके भाइयों को मार रहा है, वही अमेरिकन जो उनके मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल पे आराम से घूम रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, शराब पी रहा है, जो एक हराम की चीज़ है, वो कैसे ये सब चीज़ें कर रहा है। तो बचपन से ही ओसामा बिन लादेन के अंदर गुस्सा भर चुका था, उसे लग रहा था कि ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हैं और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका गुस्सा अंदर अंदर भरता गया। फिर आती है जब वो 20 साल का होता है, तो उस वक्त ईरान में तख्ता पलट हो जाता है। ईरान में तख्ता पलट होकर खुमैनी की सरकार आती है। ये वही ईरान था जिसपे अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पे लागू की था, जो एक तरीके से कठपुतली की सरकार थी अमेरिका और ब्रिटेन की। तो खुमैनी के आने के बाद होता है कि वो पहली बार अमेरिका के 6 से 7 लोगों को किडनैप कर लेते हैं, अमेरिका एम्बेसी में हमला करते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को किडनैप करते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के वो वही एक सुप्रीम लीडर हैं। तो हो ना हो, ओसामा बिन लादेन को लगता है कि पहली बार कोई ऐसा हुआ जिसने अमेरिका को जवाब दिया है, तो वो खुश होता है और वो आइडल मानना शुरू कर देता है। 21 से 22 साल की उम्र में जैसी ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियरिंग भी उसने की थी, तो उसे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनके पारिवारिक जो फैमिली बिजनेस था वो कंस्ट्रक्शन वाला ही काम था, सिविल इंजीनियरिंग भी उसने पढ़ाई की। तो वो खुद ये सब चीज़ें देख रहा था और समझ रहा था कि उसे लगा कि आने वाले भविष्य में उसे भी कुछ करना पड़ेगा और खासकर अमेरिका को बाहर निकालना ही पड़ेगा उसके अपने देश से। वो निकल जाता है पूरी दुनिया में जो जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जैसे उस वक्त की सोवियत, रूस और अमेरिका, इनको भगाने के लिए वो पहुंचता है अफगानिस्तान में पहुंचता है पैसा, कंस्ट्रक्शन और डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन से मेरा मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब, वो अपनी धर्म को लेकर, अपने धर्म के प्रति रुचि को लेकर, धर्म के प्रचार के लिए अफगानिस्तान पहुंचता है। अफगानिस्तान में उस वक्त का जो माहौल था, जब खुमैनी आ चुके थे ईरान में, 1979 का दौर था,
उस वक्त अफगानिस्तान में रशिया का कब्जा भी हो चुका था। तो रशिया अफगानिस्तान में कब्जा बैठा चुकी थी, लेकिन ओसामा बिन लादेन जाते हैं और कहते हैं कि हमें रूस को किसी ना किसी तरीके से यहाँ भगाना पड़ेगा। अब आप ये समझिए अफगानिस्तान की उस वक्त स्थिति क्या थी। अफगानिस्तान के लोगों के पास पहनने को चप्पल नहीं था, कबीलों में रहते थे, मिट्टी के घर बने हुए घरों में रहते थे, वो कैसे रूस का सामना करते। तो इसमें मदद की खास तौर पर ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो उनके पिता का बिजनेस था, अथाह पैसा था, इतना पैसा कि कोई सोच ना सके, और खासकर अफगानिस्तान जैसा छोटा मुल्क और जो गरीब देश, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा था। अमेरिका को लगा कि इनके पिता तो हमारे लिए क्वार्टर बनाते थे, स्विमिंग पूल बनाते थे, कंस्ट्रक्शन काम करते थे, बेटा तो उनसे 10 कदम आगे निकल गया, बेटा आगे चलकर रूस को भगाने का काम कर रहा है। तो अमेरिकन ने खासकर ओसामा बिन लादेन की काफी मदद की। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पैसे दिए, ओसामा बिन लादेन को हथियार दिए, ताकि वो रूस को वहां से भगा सकें। होता भी यही है, ओसामा बिन लादेन सब चीज एक्सेप्ट करता है। यही आप समझिए, ओसामा बिन लादेन पहले अमेरिका को दुश्मन मानता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन उस वक्त दोस्त बन जाते हैं। तो ओसामा बिन लादेन किसी तरीके से 10 साल तक लड़ाई लड़ता है और रूस को वहां से भगा देता है, और वापस 1988 में सऊदी अरब आ जाता है। 1988 में सऊदी अरब आते ही वो घोषणा करता है कि मैंने अल कायदा बनाया है। अल कायदा वो कहता है कि मैंने इस्लामिक, एक गरम दल है जो फोर्सफुली, जो लड़ के अपने हक को लेगा और इस्लामिक वर्ल्ड में किसी भी विदेशी लोगों को वहां पे काबिज नहीं होने देगा। अब वो क्या करता है, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब तो आ जाता है, उस सड़कों पे घूमता है, सड़कों पे घूम घूम के अमेरिका के लोगों के लिए बोलता है कि अमेरिकन को यहाँ पे जाना पड़ेगा, अमेरिकन हमारे पवित्र स्थल को बर्बाद कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे यहाँ से तेल लेते हैं और हमें पैसे देके हमें खराब कर रहे हैं। मतलब जो शराब, मदिरा पान या पिक्चर्स देखना, जो औरतें उस वक्त गाड़ी चला रही थी, ये सब चीज़ें, खासा नाराज था उस चीज़ से। लोग रोड पे जाके कई लोगों को इकट्ठा करके स्पीच देता कि नहीं, हमें अमेरिका के खिलाफ विरोध करना चाहिए। कई लोग तैयार भी हो गए, लेकिन उस वक्त के जो प्रिंस थे, प्रिंस जो सऊदी के जो प्रिंस थे, जो किंग थे, उन्हें ये सब चीज़ खासी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनको बुला के पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है। तो वो बताते हैं कि देखिए, हमने रूस को तो भगा दिया, अब आप ना अमेरिका को भी कहिए कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि मेरे लड़ाकों ने रूस को भगाने में 10 साल तक लड़ा और हम ट्रेंड हो चुके हैं, तो आप कहें तो हम अमेरिका को भी भगा सकते हैं। तो अमेरिका को लगा कि क्या बचकानी बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंस ने उस वक्त एक काम किया, प्रिंस ने ओसामा बिन लादेन का सऊदी का जो पासपोर्ट और वीज़ा था कैंसिल कर दिया। मतलब ये कि ओसामा बिन लादेन अब चाह कर भी देश छोड़ नहीं सकता। ओसामा बिन लादेन को लगा कि उनकी सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, फिर भी उन्होंने फिर पीछे हटे और उन्होंने अपने जो अमेरिका के दुष्प्रचार थे उसको बंद कर दिया। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। होता यूँ है कि 1988 में तो दोबारा वो वापस आ चुका था ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब में। इसके ठीक 2 साल बाद 1990s में सद्दाम हुसैन वही था जो खास ओसामा बिन लादेन उसको गैर इस्लामिक मानता था। उसे लगता था कि सद्दाम हुसैन सेकुलर नेता है और सेकुलर लोगों को काफ़ी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दारू पीने के उसके कई ऐसी वीडियोस थे जो देखता था और खासा नाराज रहता था सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हुसैन एक अगर मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूं तो सऊदी अरब से लगता हुआ एक मैप है कुवैत, ये ऊपर का इलाका है इराक। इराक ने तेल की लालच में कुवैत पे हमला किया। कुवैत पे हमला करने के पीछे यही कारण था कि किसी तरीके से जो उसके पास तेल की जो अभी कमी है और जो पैसों की कमी है, वो कुवैत पे हमला करके और कुवैत की जितने भी तेल के कुएं हैं उन पर कब्जा करके और पैसे हासिल कर सकता है। तो जो सऊदी के प्रिंस थे उनको लगा कि अगर ये सद्दाम हुसैन जो जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, अगर वो हमारे करीब आ जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में वे उन पर भी हमला कर दे। ओसामा बिन लादेन को लगा कि अच्छा मौका हो सकता है फिर से सरकार के साथ या जो किंग है उनके साथ दोस्ती बनाने की। तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके लड़ेंगे सद्दाम हुसैन की आर्मी के साथ। तो सऊदी के किंग कहते हैं कि आपकी जो आर्मी नहीं, वो जंगली लोग हैं जो पहाड़ की गुफा में रह के लड़ते थे। आप मुझे ये बताइए, ये सऊदी के प्रिंस का कोट है कि वो कहते हैं कि आप ये बताइए जब सद्दाम हुसैन की आर्मी आप पे मिसाइल छोड़ेगी तो आप क्या करेंगे। ओसामा बिन लादेन जवाब देता है, हम अल्लाह के रहमो करम से उन पर फतह करेंगे। ये जवाब था ओसामा बिन लादेन का। तो सऊदी के प्रिंस को लगता है कि ये कैसी बेतुकी सी बात है, तो उन्हें मना कर देते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जंगली लोग हैं, जैसे क्योंकि वेल ट्रेंड आर्मी है, आपके लड़ाके तो चप्पल भी नहीं, वो कैसे लड़ेंगे सब चीज़ों से वेल ट्रेंड आर्मी से। ओसामा बिन लादेन पीछे हटता है। सऊदी अब घूमता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका उस वक्त चाह ही रहा था कि किसी तरीके से हमें और ज़्यादा ज़मीन मिले, हमें और ज़्यादा मिलिट्री बेस खोलने का मौका मिले। इसके बाद होता भी यही है कि 1990s में सऊदी अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका 37 अलग अलग देशों के साथ कुवैत के जरिए सद्दाम हुसैन को पीछे धकेलता है।
अब जब इतनी बड़ी आर्मी आएगी, उस आर्मी के लिए आपको जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन के अलावा आपके मिलिट्री बेस बनाना, उनके क्वार्टर्स बनाना, इन सब का जिम्मा, और कई एकड़ ज़मीन सऊदी में मुफ्त में बांटी गई अमेरिका को। तो ये उस वक्त का अमेरिका था, और ये आज का अमेरिका, जो अब तक अमेरिका ने उस जगह को खाली नहीं किया गया है। आज भी कई हज़ारों सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका के, जो वहाँ के लोग, अमेरिका के जो लोग अभी रह रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं या उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब एक बात आते हैं ओसामा बिन लादेन के ऊपर। ओसामा बिन लादेन को लगता है कि पहले चीज़ कि उनका जो परिवार था, उनका जो परिवार अमेरिकियों की काफ़ी मदद करता है, उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करता है। दूसरी कि उनकी जो सरकार है, वो उनकी सरकार अमेरिका की ज़्यादा वफादार है, ना कि उनके लोगों की। लोग नाराज़ हैं, लेकिन उनकी जो सरकार है, जो उनके किंग है, वो अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और सिर्फ अमेरिका की मदद कर रहे हैं। एक तो उनका ओसामा बिन लादेन का पासपोर्ट और वीज़ा कैंसिल हो चुका था, अब उनकी बिजनेस ठप हो चुके थे। ओसामा बिन लादेन किसी तरीके से भाग जाता है सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका देश है, अफ्रीका में रहते हुए वो अफ्रीका में जितनी भी अमेरिका की एम्बेसी थी, सबको एक एक कर टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। मुद्दा ये कि वो किसी तरीके से चाहता था कि सऊदी अरब से अमेरिकन भाग जाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद वो भाग जाता है अफगानिस्तान में रहते हुए वो प्लान बनाता है दुनिया को सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करने का। दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहने से मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करने का प्लानिंग करता है। जिसके बाद ये जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इसके बाद की सारी तस्वीरें, आपको पता है इसके आगे इतिहास पता है कि एबटाबाद में किस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा। तो एक सोच थी, एक सोच जो 1930 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, ये तेल के एक लालच की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दुनिया के सामने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जो आज तक लोग भुलाए नहीं भूलते।